हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है वो शुरू करी हुई है। तो इसके हमने पहले जो 7 चैप्टर है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 8th चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हमें अशोक का जो साम्राज्य था, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसका हमें पीक पॉइंट यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला और किस प्रकार से इन्होंने मतलब इनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से किसके ऊपर है, तो अशोक जो महान थे उनके बारे में जो सारी कहानी है वो कहानी इसमें बताई गई है। तो इसके अंदर देखो क्या है, एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास में के महानतम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसमें जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया था। अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक के क्या लगते थे रिश्ते में, अशोक के दादा लगते थे। और कब शुरू की थी इन्होंने, तो 2300 वर्ष पहले की थी। किसकी सहायता से, चाणक्य या फिर कौटिल्य जो थे उनकी सहायता से उन्होंने शुरू की थी। चाणक्य के जो विचार है या कौटिल्य के विचार जो है वो कौन सी पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं, तो वो अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है जिसके अंदर इनके विचारों का संकलन देखने को मिलता है। जैसा कि इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र, तो ये बुक अर्थशास्त्र की नहीं थी, इसका नाम ही सिर्फ अर्थशास्त्र है। इस बुक के अंदर जो सिद्धांत दिए थे वो सिद्धांत कौन से थे, तो वो सिद्धांत राजनीति शास्त्र के सिद्धांत है। राजनीति के बारे में इसके अंदर बताया गया है। बुक का नाम केवल अर्थशास्त्र है, बुक के अंदर जो संकलन किया गया है, जो विचार थे, तो वो विचार किसके हैं, विचार राजनीति के ऊपर बेस विचार इन्होंने बताए थे अपने बुक में। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या है, वंश क्या है। यहाँ से सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जो इनका साम्राज्य था वो कैसे शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, किसकी सहायता से, कौटिल्य की कौन सी पुस्तक है, या ये आ जाते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद में एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। ये कई बार इसके अंदर क्रम में भी इनका क्रम सेट करने के लिए पूछा जाता है। ऑप्शन में 3-4 अलग अलग नाम दिए होते हैं और उनके अंदर ये पूछा जाता है इनको क्रम से लगाइए, तो उसमें है चंद्रगुप्त है, फिर उसके बाद में बिंदुसार है और बिंदुसार का जो पुत्र है वो कौन आ जाता है, अशोक महान जिसे कहा जाता है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। यानी कि इनके वंश के बारे में बताया हमने। अब जो वंश के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, साम्राज्य से में बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत, यानी कि ये बताया गया प्रमुख नगर कौन से हैं, तो इसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। इसमें से तक्षशिला क्या काम करता है, उज्जैन क्या काम करता है, यानी कि जो तक्षशिला है वो उत्तर और पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने के मार्ग का यूज करता है। दूसरी तरफ अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह के रहा करते थे। इस मैप के अंदर अगर मैं बताऊं, इस मैप के अंदर कुछ जो पॉइंट है मेन जो हमें इसके अंदर करनी है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो जूम करने से इसमें स्थान देखो कौन सा है,
एक तो है शाहबाजगढ़िस्तान है, तक्षशिला है, कंधार है। कंधार के बाद में क्या है, मेरठ आ गया, कलसी, टोपरा और गिरनार, सोपरा, ब्रह्मगिरी, कलिंग। इसके बाद में पाटलिपुत्र, सारनाथ, लुम्बिनी, गुज्जर, कुशम्बी, सांची, उज्जैन। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, उनके राज्य को डोनेट करके पूछ लिया जाता है, इसके अंदर पॉइंट आउट करना होता है। तो ये आप भी इसके अंदर ये थोड़े जो नाम मैंने आपको इसमें पॉइंट आउट करवाएंगे तो वो आप ध्यान से देख लेना कौन कौन से नेम है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अभी यहाँ देखो क्या है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर क्या है, वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन किया करते थे और यहाँ तक कि वे अलग अलग प्रकार की पोशाकें भी पहनते थे, यानी कि जिन कपड़ों को वो पहना करते थे वो भी कैसे होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे। राज्य और साम्राज्य दो दे रखी है, राज्य और साम्राज्य दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये पूछा है, एक राज्य होता है और एक साम्राज्य होता है। जो राज्य होता है वो छोटा होता है और जो साम्राज्य होता है वो बड़ा होता है। उसके लिए क्या होता है, साम्राज्य के लिए अलग अलग सेनाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, ज्यादा सेना की आवश्यकता होती है और उनके लिए ज्यादा धन की भी आवश्यकता होती थी। तो ये है, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने और अधिकारियों की जरूरत होती है। अब ये बताया नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि राज्य होते तो बड़े थे, जो साम्राज्य होते थे वो राज्यों से तो बड़े होते थे, लेकिन उन साम्राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता है, तो साम्राज्य जो है वहां पर प्रशासन कैसे होता था ये बताया। मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था साम्राज्य है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। यानी कि जो राजा होते थे वो अपनी तरफ से क्या है, अलग अलग जगहों का, साम्राज्य काफी बड़ा था इसलिए क्या करते थे, उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता था। अलग अलग फिर उन हिस्सों के ऊपर अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर देते थे। वो व्यक्ति क्या करते थे, आम जनता से कर को संग्रहित करने का काम किया करते थे। ठीक है, इसके बाद में है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे वे अधिकारी उनको सजा देते थे। जो आम जनता राजा के आदेशों को नहीं मानते थे और जो व्यक्ति नियुक्त किए होते थे ना, वही व्यक्ति राजा की तरफ से उन, मतलब जो व्यक्ति नहीं मानता था उनके आदेश को, तो उनको सजा भी देते थे वो। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक, ये टॉपिक ध्यान में रखना, संदेश वाहक क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को, यानी कि जो राजा का पुत्र होता था, और मैक्सिमम राजकुमार किसे बनाया जाता था, जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी कि बड़ा पुत्र जो होता था, वहां का राज्यपाल बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि क्या होते थे, यानी कि उन्होंने मार्ग और जो रास्ते थे उनके ऊपर नियंत्रण किया, जो कि क्या थी, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के तौर पर अर्थशास्त्र में लिखा है,
उत्तर पश्चिम कंबल के लिए ये पॉइंट इसके अंदर क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जो उत्तर पश्चिम का इलाका था वो किसके लिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण का जो भाग था वो सोने और चांदी के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और जो संसाधन थे वो नजरानों के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस प्रकार का इलाका है, जैसे ये हमारा ये वाला इलाका है, ये नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है, ये ईस्ट का पार्ट है और ये क्या है, वेस्ट का पार्ट है। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर और पश्चिम का, जो उत्तर और पश्चिम का ये वाला जो हिस्सा होता था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और जो दक्षिण भारत यानी कि जो ये वाला हिस्सा था ये सोने के लिए और कीमती जितने भी पत्थर थे उनके लिए ये वाला हिस्सा प्रसिद्ध था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार सीटेट में जो कथन कार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है नजराना, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नजराने क्या होते थे, एक होता है, इसमें सिंपल एक ही बात है कि एक होता है कर, टैक्स, और एक होता है नजराना। जो कर होता है वो हमें देना कंपल्शिएट है कि हमें कर देना ही देना है, नियमित है वो कर देना, और वो नगद के रूप में दिया जाता था। लेकिन नजराना क्या होता था, अनियमित रूप में दिया जाता था, और नजराने के अंदर व्यक्ति कोई भी वस्तु को पेश कर देता था, तो वो क्या होता है, नजराना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, राजधानी में सम्राट, यानी कि राजधानी के बारे में बताइए कि राजधानी जो है वो कैसे थी। ठीक है, राजधानी के बारे में बताया गया है कि राजधानी जो है वो किस प्रकार से थी। मैक्सनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में उत्तर पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सल सेल्यूरस निकेटर का राजदूत था। मैक्सनीज जो है उसने अपने यात्रा वृतांत के अंदर इसका वर्णन किया। ये ध्यान में रखना, मैक्सनीज जो है ये किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सेल्यू जो यूनान का राजा सेल्यूकस जो निकेटर था उसी का ये राजदूत था। सेल्यूकस जो निकेटर है उसका ये राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ का है, तो ये यूनान का राजा है। क्या लिखता है मैक्सनीज अपनी पुस्तक के अंदर वर्णन करता हुआ, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पलकों में ले जाया जाता है, पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई इनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खाना नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरों में नहीं सोते हैं। और पाटलिपुत्र जो इन प्रेजेंट पटना बिहार में है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जो ये पाटलिपुत्र के बारे में बताया तो ये इंपॉर्टेंट कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है। और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने क्या है, बसेरों से घिरा हुआ है। यानी इसमें जो मैक्सनीज है, मैक्सनीज ने क्या किया है कि जो पाटलिपुत्र था, एक तो उसका वर्णन किया अपनी यात्रा के अंदर, और दूसरा जो मौर्य साम्राज्य था पूरा, ठीक है, उस मौर्य साम्राज्य की प्रशंसा का भी इसमें वर्णन किया कि वो मौर्य साम्राज्य कैसे है, इस तरह का इसके अंदर क्या है बताया गया है। तो इन सभी का वर्णन किया गया है। और अंत में वे जंगल जाने वाले इलाकों में आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें से यह उम्मीद की जाती है कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधुर मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। यानी कि जो बाहर से जो भी लोग आते थे वे इनको ये चीजें जो थी वो अपने साथ लेके आते थे। अगर वो जंगल जा रहे हैं तो जंगल से जो भी चीजें मिल रही है उनको, जो उनके यूज करने वाली है, तो वे चीजें इकट्ठी करके वो कहाँ पर जमा करवा देते थे, राजमहल के अंदर जमा करवा देते थे। तो ये हमारा जो आज हाफ चैप्टर हो चुका है। अगर हम पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा जिसमें आपको देखने में दिक्कत होगी। तो हम हाफ चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कोई भी बेल आइकन को प्रेस करें, कोई भी अगर नई क्लासेस अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले क्लास दे सकें। ओके।